गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शिवानी। विपुल भी आ गया है। केमिस्ट्री पहले हो गया ना। चलो यस अच्छी बात सर। है। आज तब लंबा चलते हैं थोड़ा। आह, चलो तो लास्ट क्लास तुम्हारा खत्म हो गया था जो भी पढ़ रहे थे, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कैपेसिटेंस में ही है। कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहला आते हैं, एक्चुअली सब कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबको एक जगह करके हम लोग समझ लेते हैं। पहले पहला आते हैं चार्जिंग ऑफ ए मेटल या कंडक्टर कह सकते हैं। कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर नहीं लिखकर कंडक्टिंग बॉडी लिखो, ठीक है। चार्ज करेंगे तो क्या होगा, जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही किसी बॉडी को अगर चार्ज किए तो चलो कोई बॉडी ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मेटल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दो दो पॉइंट्स बनाकर देखो कि सबसे पहला पॉइंट, ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेट है मतलब बाहर से कोई सॉरी बाहर से कोई दूसरा बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, वहां पर जो भी है एक ही बॉडी है, और उस पे अगर चार्ज देते हैं तो ऑन एन आइसोलेटेड मेटल बॉडी, आइसोलेटेड मेटल बॉडी, चार्ज इज चार्ज इज ऑटोमेटिक distribute uniformly over the surface in such a way that surface charge density of the outer surface charge density surface charge density is directly proportional to oh sorry proportional to local radius of curvature, directly या इनवर्सली पता होगा वैसे, कल रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो भी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कर्व है, इसका लोकल रेडियस ये हो गया, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना कम रेडियस उतना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा अभी तक हम लोग जानते हैं। और इसमें थोड़ा पॉइंट्स बढ़ाएंगे कि ये हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा सरफेस चार्ज डेंसिटी लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि चार्जेस आर ऑलवेज distributed on an
sorry, on a metal body surface such that इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। दो बातें पता समझ में आ गया। एक है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इस पे कांस्टेंट है। पोटेंशियल में चेंज होता है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ना, तो पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल कांस्टेंट अगर रहता है, इसी से सब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा अपने आप, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो पोटेंशियल v कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है आउटसाइड, आउटसाइड तो डेवलप होगा, वो आउटसाइड होगा ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जहां पर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ऐसा, है ना, जो सरफेस से बाहर निकल रहा है जहां पर, वहां पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये सब परपेंडिकुलर होगा, ये कहता है क्या। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि ऑलवेज ए मेटल, ऑलवेज ए मेटल बॉडी इज इक्विपोटेंशियल। समझ में आ रही बात? इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, इट मींस पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, चलो और आगे ये भी कह सकते हैं एज आउटर सरफेस, पूरा बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो इसका मतलब आउटर सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो आउटर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे क्या होगा कि आउटर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल होगा, आउटर सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। और अगर ऐसा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस या पॉइंट ऑन सरफेस, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड must be, must 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 be perpendicular to the surface। जो अभी जस्ट बना है डायग्राम में, देखो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है वो परपेंडिकुलर है पूरा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सारे पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलेगा, ये चीज। ठीक है, चलो सेकंड टॉपिक पे क्या है कि चार्ज का इंडक्शन कैसे होता है, किसी भी मेटल बॉडी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिए या किसी नियर द चार्ज, इंड्यूस कैसे होता है ये, तो चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडीज, ये चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडी, चार्ज का इंड्यूस कैसे होगा मेटल बॉडी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई एक चार्ज को रखते हैं, ये चार्ज है क्यू, और किसी भी तरह का मेटल बॉडी हम लोग बना लिए, किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मेरा मन, मेटल मान लिया इसको मेटल। अब हम लोग को ये पता है कि बॉडी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा होगा ना, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा,
तो पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा क्या? और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इस साइड निगेटिव हो गया और दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इससे रिपल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट जैसा हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो ऐसे इंटर किया, परपेंडिकुलर इंटर करेगा हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जैसा ऐसा, इस तरह, ताकि हमेशा जब इंटर करेगा ना वहां पे परपेंडिकुलर बना रहा होगा। ठीक है, ये सारा परपेंडिकुलर है, ऐसे इंटर करेगा और फिर बाहर भी निकलेगा तो परपेंडिकुलर जैसा बाहर निकलेगा, फिर मुड़ जाएगा इधर, परपेंडिकुलर निकलेगा मुड़ जाएगा कहीं पे। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए जहां से निकला है। उसके बाद कैसे मोड़ रहा है वो फर्क पड़ता है आगे जैसे जाए। हम लोग को समझना ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकला इस तरह फैलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये मेटल बॉडी क्या था, जो सॉरी, हाँ मेटल बॉडी जो था वो अनचार्ज था। चार्ज नहीं था, और जैसे ही उसके पास चार्ज रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर में चार्ज है उसकी वजह से। लेकिन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर में भी हो गया, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या किया, ये चार्ज इंड्यूस हो गया दोनों साइड, पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो ठीक उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप किया होगा, कौन, इंड्यूस्ड चार्ज। जो इंड्यूस हुआ है वो चार्ज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया है। कितना, सेम। तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ई नेट इनसाइड इक्वल टू जीरो। नेट क्या हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा जीरो ही होता है। अनचार्ज मेटल था, चार्ज लेकर आए उसके पास में तो इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। और तब तक इंड्यूस होता रहेगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तब तक जब तक कि इधर निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, तब तक होता रहेगा जब तक ई इंड्यूस बराबर नहीं हो जाता है ई एक्सटर्नल के, तब तक होता रहेगा इंड्यूस, और होकर फाइनली क्या कर देगा, जीरो। अगर वो मेटल है तो। मेटल पढ़ रहे हैं अभी सारा, डायलेक्ट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। जो यहाँ पे हेडिंग दिए हैं कंडक्टर एंड डायलेक्ट्रिक्स, अभी कंडक्टर सिर्फ देखे हैं, डायलेक्ट्रिक्स फिर देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन, नोट करके लिख लो, क्या लिखोगे नोट करके, कि व्हेन ए metal body is placed in an external electric field, charges are induced, charges are induced। ठीक है, चार्ज इंड्यूस होगा ऑन इट्स, कहाँ पे, सरफेस। जब भी, हाँ कुछ बोलना चाह रही हो शिवानी? नो सर, गलती से हो गया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ तो क्या था कि जब व्हेन ए मेटल बॉडी इज प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस आर इंड्यूस ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे इंड्यूस होता है, जैसा कि अभी जस्ट ऊपर देख लिया यहाँ। ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल बॉडी such that
फाइनल या फाइनली, मतलब जब इंड्यूस हो जाएगा पूरा कंप्लीट, यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर कंप्लीट इंडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब पूरा कंप्लीट इंडक्शन हो गया है, इंडक्शन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा फाइनली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी will become जीरो। तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक, समझा चुके हैं एक्चुअली, उसको नोट में करके लिखा दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है राघव, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या था कि एक चार्ज को रखे थे, छोटा सा चार्ज, अब चार्ज को नहीं रखकर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जो हम लोग को नहीं पता है, वैसे किसी रीजन में रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये नियर द चार्ज रखा हुआ था, ये बॉडी कहाँ पे रखा हुआ है, नियर द चार्ज, चार्ज के पास। अब यहाँ पे लिखो कि इफ ए चार्ज बॉडी, या फिर ऐसे कर लो, इसी में लिख लो, इफ ए चार्ज बॉडी is placed in an external electric field, external electric field, its charge distribution is modified in a way that net electric field inside body is zero। समझ में आ रही बात, उसी में हम बढ़ाकर और लिख दिए। जैसे अभी क्या था कि पहले अनचार्ज बॉडी को प्लेस किए थे, स्टार्टिंग में ये अनचार्ज बॉडी था, अगर चार्ज को भी रखेंगे ना, चार्ज बॉडी को भी अगर डाल दिए तो भी वो चार्ज मॉडिफाई हो जाएगा, और फाइनली ऐसा होना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चाहे चार्ज हो बॉडी या नहीं हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। बस ये है कि चार्ज हो नहीं हो वो तुम्हारा डिपेंड करेगा, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखते हैं, तो नहीं भी रखते हैं, मतलब जब भी हमेशा इनसाइड जीरो होता है, फाइनली यही आता है बस। जैसे कि मान लो कोई बॉडी है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखती है, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फील्ड ई आ गया। ठीक है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखते हैं तो यहाँ पे फिर से सारा निगेटिव, इधर पॉजिटिव, और जो इधर गया हुआ है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी, उसको कैंसिल करने के लिए एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो जाए, तो फिर से वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ई नेट जीरो, क्योंकि ई इंड्यूस इक्वल टू ई आउटसाइड, हमेशा इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज इंडक्शन इन मेटल कैविटी, कैविटी, ठीक है, कैविटीज कर लो,
अब कैविटी रहेगा तो क्या होगा, चार्ज इंडक्शन कैविटी है, जैसे फाइव ये देखो, नहीं तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक कैविटी ऐसा रहता है और इसके अंदर एक कैविटी कट करके निकाल ली, पूरा मेटल था, देखो फिर से इसको बनाते हैं, ऐसा है कैविटी है, अंदर में सर्कल वाला कैविटी है, मतलब इधर ये सब पूरा मेटल है, ये पूरा इधर, और ये खाली है अंदर में, ठीक है। तो कैविटी के अंदर अगर चार्ज को रखते हैं, या चार्ज का इंडक्शन किस तरह होता है, कैविटी, अगर बॉडी जो है कैविटी जैसा है, अंदर में खाली स्पेस है, तो उसमें, तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या कि इसके सेंटर पे एक प्लस चार्ज रख दिए क्यू, इसके सेंटर पे क्या कर दिए, एक प्लस चार्ज क्यू रख दिए, तो यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्या उसके पास में, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। समझ में आ रही बात, निगेटिव नजदीक, पॉजिटिव दूर। तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है ऐसे, ठीक परपेंडिकुलर जाएगा सर्कल में, इंटर करेगा पॉजिटिव चार्ज से इस तरह। लेकिन अब क्या होगा कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे निकल गया, ऐसे गया, लेकिन यहां पर क्या है कि इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज, इधर जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, उसकी वजह से भी डेवलप होगा, और किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज निकल के निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था ड्यू टू चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, यहां पे भी जीरो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैविटी में जीरो नहीं हो रहा है, कैविटी के मतलब कैविटी में तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये सब तुम्हारा जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि मेटल है ना, यहाँ पे तो मेटेलिक सरफेस है, पूरा मेटल भरा हुआ है ये सब, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही, तो कैविटी रहेगा तो भी जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है क्यू इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फ्लक्स हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मतलब क्यू ये, तो देखो अगर यहाँ पे ऐसे करें, फ्लक्स निकालें, ओ तुम्हारा फ्लक्स तो पड़ा, हाँ फ्लक्स तो पड़ा हुआ है, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अगर किसी पॉइंट पे हम लोग निकालना चाहेंगे, जैसे इसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस निकालेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस लेंगे और गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे, सॉरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये देखना पड़ेगा। तो देखो गॉसियन सरफेस जो हम लोग लिए हैं उसके अंदर की बात कर रहे हैं, इसको गॉसियन सरफेस जो लिए हैं, जो मिटा रहे हैं अभी, यही है गॉसियन सरफेस तुम्हारा, ये देखो, है ना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर ये हो गया गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर जो चार्ज होगा, ये देखो यहाँ पे क्यू है प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस क्यू, है ना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, सीधी सी बात है। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग जैसे अभी निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज की वजह से, और ये, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ई नेट क्या हो जाएगा इनसाइड जीरो, ई इनसाइड, क्योंकि ई इंड्यूस इक्वल टू ई क्यू। तो वैसे अगर ऐसे बनाना है तो क्यू इंड्यूस क्या होगा, इनर में इक्वल टू माइनस क्यू, और क्यू इंड्यूस आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, ये आ रहा है। तो आफ्टर चार्ज इंडक्शन, आफ्टर चार्ज इंडक्शन ई किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट को पी मान लो इसको,
तो ईपी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हो गया, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ लिख लो, कैविटी के बारे में पहले लिख लो, नोट करके नहीं तो। inside to volume of the metal body always electric field due to induced charge, है ना। ऑलवेज क्या कर रहा है, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉडी ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा। इनसाइड द कैविटी, इनसाइड कैविटी, cavities, inside cavities will cancel the electric field due to point charge enclosed by cavity। ठीक है, वही चीज लिखे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है, जितना अभी समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कैविटी का क्वेश्चंस देखते हैं आगे फिर। कैविटी का या फिर नेक्स्ट तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही तो देख लेते हैं। कोई स्फीयर क्वेश्चन जैसा कुछ कर लो इससे रिलेटेड, जो अभी तक किए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्या दे दें हेडिंग? लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू induced charge on a metal surface। ये मेटल सरफेस पे जो इंड्यूस हो रहा है चार्ज किसी भी वजह से, मान लो इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखेंगे। और इंड्यूस चार्ज की वजह से, वैसे तो नेट जीरो होता है, लेकिन इंड्यूस की वजह से क्या हो रहा है, मतलब चार्ज अगर इंड्यूस हो रहा है वहां पे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना। तो देखो क्या होगा कि जैसे एक डायग्राम में देखो, कोई स्फेयर जैसा मान लो, स्फेयर ही मान लेते हैं, और ठीक इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखे हुए, डिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल आर, हम लोग इसका रेडियस कैपिटल आर मान लिए, ये हो गया सेंटर। और कह रहा है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसकी वजह से, चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है क्या, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, यही होगा, माइनस एक साइड प्लस, है ना। अच्छा, तो अब इसकी वजह से हम लोग पी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं
कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा जो इंड्यूस हुआ है चार्ज उसकी वजह से, चार्ज जो इंड्यूस है उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो डिस्टेंस कुछ अलग होगा, एक्स डिस्टेंस, ये आर है तो ये एक्स हो गया। तो निकालेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू इज, प्लस क्यू चार्ज जो है, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। लेकिन इतना भी पता है कि नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ई नेट इक्वल टू 0 होगा, ए पॉइंट पे या पी पॉइंट पे, पी पॉइंट एट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ये भी पता है हम लोग को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हुआ, अब अभी देखो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है, ई क्यू जो अभी जस्ट निकाले हैं। तो नेट तो 0 है, इसका मतलब उसको 0 कर कौन रहा है, जो इंड्यूस हुआ है चार्ज वही कर रहा होगा, और तो कोई चार्ज है नहीं। तो जो इंड्यूस है चार्ज वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई आई प्लस ई क्यू इक्वल टू ई नेट। तो ई आई निगेटिव है ई क्यू की, है ना, तो ई आई प्लस ई क्यू का वैल्यू कितना, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई नेट 0। तो यहां से ई आई कितना हो गया, माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे तो ई आई इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा, जो इंड्यूस हुआ है चार्ज उसकी वजह से इतना डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और लिखेंगे कि डायरेक्टेड टुवार्ड्स किधर, प्लस क्यू चार्ज। क्यों, देखो ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप किया, तो ये जो इंड्यूस हुआ होगा वो इधर डेवलप किया होगा, तब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि इंड्यूस चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है किसी भी पॉइंट। अब पोटेंशियल पे आता है, तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीपी इक्वल टू वीसी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, मतलब पूरा बॉडी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लिखेंगे बॉडी इज इक्विपोटेंशियल, जो भी है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पूरा बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और अगर पूरा बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल जितना सी पे होगा उतना ही पोटेंशियल पी पे भी होगा। तो पी पे और सी पे पोटेंशियल को बराबर कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, पी और सी पे पोटेंशियल बराबर, है ना, तो जितना पोटेंशियल सी पे होगा उतना ही पोटेंशियल पी पे भी होगा। तो कितना हो रहा है पोटेंशियल बताओ, सी पे पोटेंशियल कितना, इस चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर नहीं होगा, पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाय आर, सी पॉइंट पे के क्यू बाय आर, आर, बस इतना ही पोटेंशियल होता है टोटल। अब इंड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से क्या है, सेंटर पे क्या है, इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे होगा क्या, ये चार्ज और ये चार्ज। तो जितना चार्ज सी पॉइंट के राइट साइड में है उतना ही चार्ज, निगेटिव चार्ज सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी है, तो दोनों मिलकर कैंसिल कर देगा, तो इसलिए इंड्यूस की वजह से सी पर नहीं होगा।
सी पर इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है हर जगह। तो इसकी वजह से जितना पोटेंशियल होगा बी प्लस, उतना ही इस निगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा वी माइनस। अब वी प्लस और वी माइनस मिलकर कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो इसीलिए इंड्यूस चार्ज की वजह से सी पर पॉइंट नहीं होगा, लेकिन पी पे होगा। अब पी पे कितना होगा, तो पी पे जो पोटेंशियल है वही सी पे भी, सी पे जो पोटेंशियल है वही पी पे भी पोटेंशियल है। वीपी इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू बाय आर। और वीपी पे पोटेंशियल दो वजह से हो रहा है, कौन सा, वीपी ड्यू टू चार्ज और प्लस वीपी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब वीपी ड्यू टू चार्ज ये अलग होगा, के क्यू बाय एक्स। देखो पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे क्यू चार्ज से, तो क्यू के क्यू बाय एक्स हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स। तो ये लिखेंगे के क्यू बाय एक्स प्लस वी इंड्यूस चार्ज की वजह से इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो ये हो गया वी इंड्यूस चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा चार्ज। चलो कोई दिक्कत है यहां तक, के क्यू कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो, 1/r माइनस 1/x। विपुल समझ में आ रही तुमको, यस सर। दिख रहा है ना आज? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, वी इंड्यूस चार्ज की वजह से हो गया के क्यू, यहाँ पे लिखते हैं 1/r माइनस 1/x, उधर ठीक से दिख नहीं रहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू आया था, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एक ही आ गया था इंड्यूस चार्ज की वजह से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल बॉडी इन कॉन्टैक्ट, अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहता है तो, ठीक है। फिर से ज्वाइन करोगे जब जैसे ही कट जाएगा, ठीक है। चलो दो बॉडी है वो कांटेक्ट में, एक अलग अलग रेडियस का दो बॉडी ले लिए, स्फेरिकल ले लिए, थोड़ा सा पता चल जाता है। ये हो गया तुम्हारा R1 और ये हो गया तुम्हारा रेडियस R2, और दोनों को चार्ज दिए Q1 और Q2। अब क्या है कि ये दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, कांटेक्ट में लेकर आए, कांटेक्ट में लेकर अभी आए नहीं है, मतलब स्विच से क्लोज कर दिए, स्विच लगा दिए, ठीक है। तो स्विच को अगर क्लोज करते हैं, क्लोज कर दिए स्विच को, तो कुछ चार्ज यहां पे बचेगा, कुछ चार्ज यहाँ पे। अब कुछ फाइनल चार्ज हो जाएगा, Q1 फाइनल और Q2 फाइनल, फाइनल Q2 फाइनल। कुछ चार्ज Q1 पे बच गया, नया कुछ चार्ज, हो सकता है कि इससे इसमें चार्ज आ गया होगा कुछ कनेक्ट करने के बाद, या फिर हो सकता है कि नहीं इससे उसमें चार्ज चला गया होगा कनेक्ट करने के बाद, नहीं कह सकते ना। तो वो देखते हैं कि कितना किस पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब पहले चार्ज एक स्फीयर पे Q1 है, दूसरे स्फीयर पे Q2 है। अब दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, चाहे वायर से जोड़ दिए या फिर दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आए ऐसे, ठीक है। तो किसी भी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा ऐसे, है ना, किसी भी तरह से कांटेक्ट में लेकर आए, कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज फाइनल।
चलो, चार्ज में लाने के बाद, मतलब सॉरी, कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज अलग हो जाता है ना। कुछ चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चला गया होगा, ये नहीं कह सकते कि किस पे कितना चार्ज गया है, वो अब निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो चलो निकालते हैं कि कितना चार्ज किस पे ट्रांसफर हुआ। तो पहले जो चार्ज था उसमें से, सॉरी, फाइनल चार्ज जो आया उसमें पहले वाला चार्ज को माइनस कर देंगे, पहले जो चार्ज था उसको, या प्लस जो भी, तो पता चल जाएगा। तो वैसे देखो कि कितना चार्ज किस पे गया है। तो Q1 फाइनल हो गया, Q2 फाइनल हो गया, तो कहेंगे आफ्टर, विपुल नहीं ज्वाइन किया, चलो, आफ्टर connection of two charged metal bodies, है ना, the charge exchange, चार्ज का एक्सचेंज होता है वहां पे जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज एक्सचेंज टेक प्लेस, टेक प्लेस till both will be at same potential, मतलब तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा जब भी दो बॉडी चार्ज है, या एक चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों अनचार्ज नहीं होना चाहिए, एक बॉडी चार्ज एक अनचार्ज, या फिर दोनों चार्ज। तो कांटेक्ट में अगर लाते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है, तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो। तो अगर दोनों बॉडी चार्ज है पहले से पोटेंशियल बराबर है तब तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल बराबर नहीं है तो तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो V1 फाइनल इक्वल टू V2 फाइनल, मतलब बाद में पोटेंशियल बराबर हो जाना चाहिए, पहले का पोटेंशियल जो था वो V1 V2। तो V1 फाइनल इक्वल टू V2 फाइनल, मतलब V1 फाइनल हो जाएगा K Q1 फाइनल बाय R1 इक्वल टू K Q2 फाइनल बाय R2। ये होगा, देखो, मतलब V1 का वैल्यू होगा K Q1 फाइनल बाय R1, और V2 का वैल्यू हो गया K Q2 फाइनल बाय R2। तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा, K कैंसिल, Q1 फाइनल बाय R1 इक्वल टू Q2 फाइनल बाय R2। ठीक है, देखो, मान लो इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बी द फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फेयर, है ना। अब मान लो कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइनल चार्ज डेंसिटी है स्फेयर पे, तो Q1 फाइनल इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू उसका एरिया, सरफेस एरिया, 4 पाई R1 का स्क्वायर, सिग्मा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, यही होता है ना चार्ज। देखना, जहां समझ में नहीं आएगा बोलना। Q2 फाइनल इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू ही होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, इसीलिए यहीं से लिख दिए चार्ज Q1 फाइनल Q2 फाइनल। अब देखो Q1 फाइनल Q2 फाइनल का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं जो अभी निकाले हैं। तो क्या था Q1 फाइनल का वैल्यू, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर बाय R1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर बाय R2। ठीक है, तो यहां से देखो ऊपर जितना लिखे हैं क्या था, Q1 फाइनल बाय R1 इक्वल टू Q2 फाइनल बाय R2, उसी के जगह पे Q1 के जगह पे ये रख दिए वैल्यू, और Q2 की जगह पे ये वैल्यू रख दिए, और यहाँ पे लिख दिए, है ना। चलो, अब यहां से देखो R1 से एक R1 कैंसिल और R2 से एक R2 कैंसिल,
और 4 पाई दोनों साइड कैंसिल, तो क्या हो जाएगा σ1 R1 इक्वल टू σ2 R2। ठीक है, तो ये हो गया σ1 बाय सॉरी σ1 R1 इक्वल टू σ2 R2, मतलब सिग्मा इंटू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि अगर इस तरह का बहुत सारा रहेगा तो लिख सकते हैं σ3 R3 इक्वल टू σ3 σ4 R4, तो वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब समथिंग, मतलब सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, कुछ भी कॉन्स्टेंट के है बाय आर, मतलब सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। कांस्टेंट की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी साइन दे दिए, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट देते हैं वैसे ही। तो क्या यही हम लोग पढ़े हैं ना आज, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलो आज तो तुम लोग पकड़ाए हो मेरे से, क्योंकि डेली केमिस्ट्री का क्लास रहता था तो 40 मिनट किसी तरह पढ़ा पढ़ा के निकल लेते थे। आज तो अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, यही समझ लो। बहुत दिन के बाद तुम लोग कभी पकड़ाए नहीं थे, राघव को पता होगा। यस सर। चलो कि क्लास तो खींचने के लिए कितना लंबा चलेगा वो तो आज मेरे पे डिपेंड है। चलो, तो क्या है, और तो कोई क्लास नहीं है ना तुम लोग का? बहाना मत कर लेना कि सर मैथ्स का या बायो क्लास है। सर मेरा कोई क्लास नहीं है। अच्छा चलो, तो क्या है, आगे चलते हैं। अभी बॉडी को बाहर से बाहर कनेक्ट करके देखे, दो बॉडी था, एक ये, और दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर क्या हो रहा है ये देखें। लेकिन अब देखेंगे कि एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर है और वो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, चलो, तो कनेक्शन ऑफ ए मेटल of a metal body when it is placed inside other body। ठीक है, जो हम कह रहे थे अभी कि एक बॉडी के अंदर दूसरा बॉडी रखा रहेगा। चलो, जैसे मान लो कि एक बॉडी बना लेते हैं ऐसा, कुछ ज्यादा बड़ा बनेगा क्या। चलो, एक ये बन गया और दूसरा किसी एक साइड ज्यादा निकल गया, एक ये हुआ और दूसरा ठीक इसके एक्चुअली उसका कुछ थिकनेस भी देना चाहते हैं। ठीक है, देखो बन जाएगा, इसका कुछ थिकनेस भी देना चाह रहे हैं। तो एक बॉडी ये हुआ पूरा, ये वाला पूरा ना, एक बॉडी ये हुआ और दूसरा बॉडी ये वाला। ठीक है, अब इस बॉडी को मान लो ए, इसको मान लो बी। अब चार्ज जो है सिर्फ इसमें है क्यू प्लस चार्ज, तो अंदर वाले में चार्ज है, बाहर वाले में चार्ज नहीं है। तो अगर अंदर वाले में चार्ज है और बाहर चार्ज नहीं है, और दोनों को क्या करेंगे, स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर बाहर वाले में चार्ज होगा भी, मान लो Q1 चार्ज, ठीक है, Q1 चार्ज रहने दी, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे ना, तो अंदर वाला पूरा चार्ज 0 हो जाएगा और बाहर वाला Q1 प्लस Q हो जाएगा। अंदर वाला पूरा 0 हो जाता है, क्यों? क्योंकि रिपल्सन की वजह से भी बाहर चला जाता है सारा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी मेटल बॉडी, जैसे ये तुम्हारा मेटल बॉडी हो गया तुम्हारा बाहर वाला,
तो इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल सेम। तो अब इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम, यहाँ भी किसी भी पॉइंट, इसके जगह पे भी, इस जगह पे भी, सारे पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट जीरो नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो पोटेंशियल कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर में चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज अगर अंदर में रहेगा तो वेरीज करने लगेगा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह, यहाँ से, और यहाँ पे इंड्यूस हुआ जब, कब, जब ये स्विच क्लोज नहीं था, तब यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, इधर प्लस बाहर में, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, चलो, अब स्विच को क्लोज कर दिए। क्लोज करने से अंदर वाला चार्ज जीरो हो जाता है और बाहर वाला चार्ज फिर बढ़ जाएगा जितना था। तो लिखेंगे whenever inner body is connected to outer body, then all charge of inner body will flow to the outer surface, है ना, to the outer surface of outer body कर लो। समझ में आ रही बात। तो जब भी ऐसा होगा तो वो इनर बॉडी आउटर बॉडी में चला जाएगा, मतलब सॉरी, इनर चार्ज आउटर चार्ज में चला जाएगा, मतलब इनर चार्ज जो होगा वो आउटर बॉडी पे चला जाएगा, वो भी आउटर सरफेस पे जाएगा, इनर सरफेस पे नहीं, अंदर वाले सरफेस पे नहीं रहता है, बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है चार्ज। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑलवेज in case of charged cell, चार्ज सेल का देखो, ये जो सेल है बाहर वाला, ये चार्ज सेल ही होता है, सेल की तरह है, मतलब क्या कि अंदर में खाली है तो वो सेल हो गया, इसीलिए सेल कहते हैं। तो बिकॉज ऑलवेज इन केस ऑफ चार्ज सेल V इनसाइड इक्वल टू V सरफेस, जो इनसाइड होगा पोटेंशियल वही सरफेस पे होगा। इन केस charges are present only on in this case charges are present only on outer surface। ठीक है, तो V इनसाइड क्या हो गया, इनर साइड, या सॉरी इनसाइड अंदर में पोटेंशियल, और VS क्या हो गया, सरफेस पे पोटेंशियल। ठीक है, चलो, तो ये हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नो आगे सर। बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो, चार्ज इंडक्शन देखते हैं कि कैसे कैसे इंड्यूस होता है, कब कैसे इंड्यूस हो रहा है चार्ज, ये चीज। चार्ज इंडक्शन इन कंसेंट्रिक मेटल सेल्स, कंसेंट्रिक मेटल सेल्स, मतलब दो सेल है, ऐसा डायग्राम थोड़ा सा और टफ हो जाएगा थोड़ा बनाना। एक सेल ये,
ये भी सेल है, हॉलो है, देख लो, ठीक है। और दूसरा एक सेल ये हो गया, दूसरा इसके बाहर, और इसके आउट, ओहो, दूसरा सेल ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में चार्ज अगर देते हैं, इसमें प्लस क्यू है ना, इसमें चार्ज अगर दिए, तो ये चार्ज सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ डेवलप कराएगा, इस तरह, है ना। ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ डेवलप हुआ, तो बाहर की तरफ निकलना शुरू हुआ होगा। तो जैसे ही बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गया, तो यहाँ ये जो शेल है, आउटर शेल, उसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ इंड्यूस हो जाएगा। किसकी वजह से, अंदर में जो चार्ज दिए इनर सरफेस पे, इन सॉरी चार्ज दिया आउटर सरफेस ऑफ इनर सेल, आउटर सरफेस ऑफ इनर सेल, इस पे दिए हैं चार्ज सेल, लेकिन इंड्यूस कर दिया आउटर सेल पे भी, जो अंदर में वो नेगेटिव और बाहर वाले पे प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, इंड्यूस कर दिया ऐसा, ठीक है, इस तरह का इंड्यूस हो जाता है। तो अगर फ्लक्स की बात करें, फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हर जगह, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना। अच्छा, अब क्या है कि इसी सेल को, इसको कॉपी भी नहीं कर सकते, नहीं तो देखते हैं कॉपी करके, कॉपी हो रहा है क्या, वाह, ऊपर वाला डिलीट तो नहीं हुआ ना, ओ ऊपर वाला भी डिलीट हो गया, ठीक है छोड़ो, खुद कुछ सिस्टम है यहाँ पे, चलिए हम कॉपी का है ऑप्शन, कॉपी, कॉपी देखते हैं यहाँ पे पेस्ट होगा या नहीं, हाँ चलो, वाह, तुम ही लोग को पढ़ाते पढ़ाते कुछ सीख तो गए। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, चलो, सेम चीज वही बनाए हैं, पर यहाँ पे क्या था कि पहले से चार्ज Q2, यहाँ पे Q1 चार्ज था, अरे कोई कर दिए, हाँ इसको हटाना पड़ेगा, ये चलिए, यहाँ पे पहले Q1 चार्ज था अंदर में, और इसको Q2 कर दिए, ठीक है। तो अब Q1 चार्ज क्या किया, अंदर वाला इंड्यूस कर दिया, यहाँ पे भी Q1, और बाहर में भी Q1, Q2 प्लस Q1 हो गया, चार्ज बढ़ जाता है, समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया यस। Q1 इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इंड्यूस, इंड्यूस हुआ, ये सब कोई लिखने की जरूरत नहीं, ये बता रहे हैं कि चार्ज कैसे बढ़ता जा रहा है ना। शेल है, शेल नहीं भी होता, मान लो ये एक, ये है, और दूसरा शेल है, ये बाहर वाला शेल है, ये वाला पूरा चार्ज नॉन कंडक्टर भी है, कोई बात नहीं, तो भी चार्ज ये जो है इंड्यूस कर देगा यहाँ पे, यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, लेकिन बाहर वाला अंदर इंड्यूस नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि बाहर वाले चार्ज, जैसे कि मान लो, अभी जस्ट समझाई देते हैं थोड़ा सा, मान लो कि बाहर वाले में चार्ज है, अंदर वाले में चार्ज नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चार्ज क्यू है प्लस क्यू, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लो होता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लो रहेगा तब तो इंड्यूस होगा ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर की तरफ देख, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ देख, बाहर की तरफ तो होगा ही नहीं, है ना? बात समझ में आ रही है? तो जब भी होगा अंदर की तरफ होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। तो इसको हटाओ, तो बाहर वाले की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता। चलो, तो एक क्वेश्चन ले लो तुम लोग, रहने देते हैं आज, क्योंकि फर्स्ट दिन ही मौका मिला हमको और इतना ज्यादा पढ़ा देंगे तुम लोग फिर सोचोगे बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे देते हैं, फिगर shows a spherical shell with inner radius r1 and outer radius r2, ठीक है, outer radius r2, a point charge q is placed at a distance x from the center, x from the center of sphere, स्फेयर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, q चार्ज को रखा गया, ठीक है, स्फेयर एज shown in figure, या एज shown, फिगर तो दे ही दिए ऊपर में, एज shown, find potential at center, सी पॉइंट ये है, यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन चार्ज कहाँ पर है, देखो सी पॉइंट यहाँ पे दे दिया और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इस जगह पे, एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये रहा, और ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 निकलेगा, ये क्या हो गया, ठीक है, निकल जाएगा, कोशिश करना निकलेगा या नहीं निकलेगा, रहना देते हैं इतना ही आज, ओके, चलो थैंक यू सर। थैंक यू। सर नीट के लिए पूछ लेते क्लास वगैरह। अच्छा नीट के लिए, हाँ विपुल तो करता था, शिवानी शायद नीट के लिए नहीं कर रही है ना, शिवानी? सर मेरा मैथ्स है, बायो अच्छा नहीं। मैथ्स नहीं, अच्छा तो मेन के लिए, हाँ तुम्हारा मैथ्स सर है, अभी हम नहीं कर रहे हैं सर। अभी नहीं कर रही हो ना, वही तो, क्योंकि शाम में जो क्लास चल रहा है ये फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें से तो शिवानी तो खैर प्रिपरेशन नहीं कर रही है अभी किसी चीज का, तो इसीलिए तो विपुल और राघव तुम दोनों तो करोगे, विपुल भी करता है, और भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग से भी, वो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, तो स्टार्ट करते हैं राघव, हम फिर बताते हैं तुमको, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।